Hello everyone, this is Badal Verma and welcome again to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT class 7 chapter number 9 The Making of Regional Culture. तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमने अपने पार्ट 1 में क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण में से मलयालम और चेर भाषाओं का विकास देखा था और शासक और उनकी धार्मिक परंपराओं के हिसाब से अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग राज्यों की भाषाओं और संस्कृतियों का वर्णन किया था। ऑलराइट, अब पार्ट 2 में देखते हैं कि क्या बताने की कोशिश की गई है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। तो संरक्षकों के लिए चित्रकला और लघु चित्रों की परंपरा। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वह थी लघु चित्रों की परंपरा। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की टकियों पर चित्रित किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए वे जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनके दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। तो देखिए, इससे हमें एक पॉइंट मिलता है कि उस समय के जो राजघराने के लोग हुआ करते थे और उस समय के जो शासक हुआ करते थे, केवल इन लघु चित्रों का इस्तेमाल वही बड़े पैमाने पर किया करते थे। परंतु कोई भी लघु चित्र हम लोगों को इस तरीके से नहीं मिला है कि किसी पशुपालक का या किसी शिकारी का या किसी जनजातीय लोग का या किसी आम व्यक्ति का। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं, तो चित्र 7 में हमें शिकार के दौरान आराम करते हुए अकबर मुगल का जो है वो लघु चित्र देखने को मिल सकता है। तो देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें कई सारे सैनिक भी आप देख सकते हैं और अकबर बादशाह को भी आप देख सकते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे कि अकबर बादशाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से ये लघु चित्र इन्हीं को कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य के पतन के साथ उनके चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों, जिसके बारे में हम अध्याय 10 में देखेंगे, के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगल की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान की राजपूती दरबारों में प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनके विकास भी कुशल और मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य जो थे उन्होंने चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ वे मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों पर पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विशेषों का चित्रण बराबर उनका जारी रहा। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था जो आधुनिक हिमालय प्रदेश में इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी इलाका 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र की लघु चित्रता की एक साहसपूर्ण व भावप्रणन शैली का विकास हुआ, जिसे बसोहली शैली कहा जाता था। तो इस शैली को कौन सी शैली कहा जाता था? बसोहली। तो काफी बार एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो लघु चित्र जो कि भावप्रणन शैली का जहाँ पर विकास हुआ था, तो उस चित्र को और उस शैली को क्या कहा जाता था? बसोहली शैली कहा जाता था। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह भानुदत्त की रसम जरी करी गई थी। तो कौन सी पुस्तक सबसे चित्रित की गई थी? भानुदत्त की रसमंजरी, भानुदत्त की रसमंजरी। तो 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों में अनिश्चितता से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। तो देखते हैं, पहले चित्र पर नजर देखते हैं। ये आप चित्र 8 देख ही पा रहे होंगे, जिसमें होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह द्वितीय राजपूत लघु चित्र जो कि कोटा का है। अब देखिए, तो इसमें आपको होली खेलते हुए ये काफी सारे महल में जो है उनके सैनिक और उनकी प्रजा आप देख सकते होंगे और उनकी रानियां भी आप देख सकते होंगे। तो इस तरीके से होली का एक लघु चित्र है, होली खेलते हुए, जो कि होली आप जानते ही होगी हिंदू परिवारों में हिंदू त्योहारों में से एक त्योहार है जो कि संपूर्ण भारत में बनाया जाता है। ऑलराइट, और अधिकतम इसकी शुरुआत जो है वो कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई है। इसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे, पर आगे देखते हैं।
गए। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई थी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसमें लघु चित्रकारी में एक जान डाल दी। उसकी प्रेरणा का स्रोत वहीं की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों के सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषय का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष की जो थी वो बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृति चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे और उसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों के सावधानी पूर्वक रखे जाते थे, जिसमें वे सदियों तक सुरक्षित रहते थे। तो देखिए, जैसा कि हमने पार्ट 1 और अब पार्ट 2 की स्टार्टिंग में देखा, तो पहले हमने क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण के बारे में देखा, फिर हमने भाषाओं के बारे में देखा, फिर हमने धार्मिक संस्कृतियों और परंपराओं के हिसाब से अपने भारत की संस्कृतियों को जानने की कोशिश की कि किस तरीके से विभिन्न क्षेत्र की जो है वो संस्कृति क्यों अलग है। तो इसमें हमें अब धीरे धीरे इसमें पता चल रहा है। अब देखते हैं तो बंगाल, नजदीक से एक नजर। तो एक क्षेत्रीय भाषा का विकास तो किस तरीके से हुआ, अब देखते हैं। तो जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम से वहां के निवासियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। इसलिए हम यह मान लेते हैं कि बंगाल में लोग हमेशा बंगाली यानी कि बंगला ही बोलते थे, किंतु यह दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के मध्य भाग के संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत में उपजी हुई भाषा नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्गम कैसे हुआ? तो ईसा पूर्व 4वीं-3वीं शताब्दी में बंगाल और मगध यानी कि दक्षिण बिहार के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगला पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया और वहां ब्राह्मणों को जो था बसना शुरू किया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी और भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुन सांग ने पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत में संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए, आज की एक विभिन्न घटना भी है जिसको हम वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। तो वैश्वीकरण आप जानते ही होंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है जब एक देश अपनी सीमाओं में न रहकर दूसरे देश की सीमाओं में रहकर व्यापार करे तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण से अनेक क्षेत्रीय संस्कृतियों के जो है वो अलग तरीके से भी निर्माण हुए। जैसा कि आप मान लीजिए, कोई चीन की कंपनी अगर भारत में आकर व्यापार करती है तो वो अपने साथ साथ अपनी संस्कृतियों को भी लेकर आती है, क्योंकि जैसा आप देखते हैं कि अधिकतम जो कंपनीज आई हुई हैं तो वो भारत से बाहर की ही कंपनियां हैं, यानी कि विदेशी अधिकतम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाली कंपनियां हैं। तो जैसे कि आप देखते भी होंगे कि आज वर्तमान समय में हमारे देश में अधिकतम जो है मोस्टली ये मान लीजिए कि आप मोस्टली ऑल ओवर इंडिया में इंग्लिश भाषा का ही सबसे जो ज़्यादा यूज़ है वो देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो सबसे उस समय भी इस तरीके से हुआ था, यानी कि ये इन शताब्दियों में भी 4वीं और 3री शताब्दियों में भी इस तरीके से ही घटनाओं को, जैसे कि इसमें देखा कि वाणिज्यिक जो थे वो संबंध उनके बने थे। तो इस तरीके से आदान और प्रदान हुआ, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के जब संबंध स्थापित हुए, यानी कि व्यापार के हिसाब से, आर्थिक हिसाब से, तो उस समय ही भाषाओं और संस्कृतियों का निर्माण हुआ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ, जिसके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था। तो 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा था। तो 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच हमने देखा था कि बंगालों में दिल्ली के सुल्तान का जिसे हम कहते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों का जो था वो शासन रहा था, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। अध्याय 3 में जो हमने पढ़ा था, तो 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी कि बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माना जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। प्रस्तुत 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग में बोलचाल की भाषा थी, जिसे अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। यद्यपि बंगाली का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेकों अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित उनके अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है।
आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की श्रेणी है और दूसरी श्रेणी स्वतंत्र श्रेणी है। तो पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद यानी कि मंगल काव्य। तो आप ये भी देख सकते हैं कि पहली श्रेणी के हिसाब से कौन सा महाकाव्य का अनुवाद होता है, तो मंगल काव्य, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभ यानी कि मांगलिक काव्य, और जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित होता है। तो मंगल काव्य, काफी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मंगल काव्य जो शब्द है वो उसका तात्पर्य क्या है या वो किससे संबंधित है, तो वो देवी देवताओं से संबंधित है, यानी कि स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है। और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां, जिसके बारे में हमने अध्याय 8 में आदि शामिल देखा था। फिर आती है हमारी दूसरी श्रेणी। तो दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती, गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां और परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। अब देखते हैं मैनामती, गोपीचंद और धर्म ठाकुर। तो नाथ लोग सन्यासी होते थे। तो ये काफी बड़ा हमारा पॉइंट है कि नाथ लोग क्या होते थे, तो नाथ लोग थे वो सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योगिक क्रियाएं करते थे। तो कौन सी क्रियाएं वो करते थे, योगिक क्रियाएं। यह गीत विशेष जो अक्सर अभिनीत किया जाता था, यह बताता था कि वह रानी मैनामती और अपने पुत्र गोपीचंद को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने को किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। तो धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो धर्म ठाकुर बताया गया है, तो धर्म ठाकुर जो है वो क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है, यानी कि उसे एक देवता की जो है वो संज्ञा दी गई है। और मैनावती का जो पुत्र है वो गोपीचंद है, तो उसे किस तरीके से उपन्यास और संन्यास का मार्गदर्शन अपनाने को प्रोत्साहित किया गया है। ऑलराइट, तो इसी तरीके से ये क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण हुए। अब मैं आपको सबसे बड़ा इसके निर्माण के बारे में बताता हूँ। आप लोगों में से कई बार आप आंध्र प्रदेश गए होंगे, तो आंध्र प्रदेश में काफी फेमस टेम्पल है तिरुपति बालाजी। तो आपने तिरुपति बालाजी में जाकर उनकी मूर्तियों और उनकी कलाओं को देखा होगा। तो कुछ विभिन्न कलाएं हैं, परंतु आज आप वर्तमान उत्तर प्रदेश और दिल्ली की अगर कलाएं देखेंगे तो वे बिल्कुल विपरीत है, यानी कि कुल मिलाकर हम लोगों की तरह ही है, परंतु वहां की अगर आप कलाएं देखेंगे तो वहां की बिल्कुल विपरीत मिलेंगी, और भाषा और बोली भी वहां की बिल्कुल विपरीत मिलेगी। इसी चीज को हम जो है वो क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं, यानी कि अलग अलग राज्य के हिसाब से संस्कृतियों के निर्माण को ही हम क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत एक सबसे यानी कि एक सांस्कृतिक देश है, तो इसलिए भारत को सबसे ज्यादा सांस्कृतिक देश कहा जाता है। जितनी यहाँ पर संस्कृतियाँ, त्योहार और तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है और तरह तरह के प्रोत्साहन और काफी तरीके के यहाँ पर अनुष्ठानों को किया जाता है, तो इसी से ही भारत को एक महान देश और एक सांस्कृतिक देश माना जाता है। परंतु अगर आपने देखा होगा अमेरिका, जापान, चीन और मान लीजिए कि रूस, तो इन सभी देशों में इतनी ज्यादा संस्कृतियां नहीं है। ये एक ही संस्कृतियों के साथ जीते हैं, एक अगर मान लीजिए कि एक या एक से ज्यादा ही संस्कृति, परंतु भारत देश में विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को अपनाया जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्मों और एक ही साथ समुदायों के साथ रहा जाता है। तो इसलिए जो भारत देश है वो काफी ज्यादा जटिलताओं और तथा एक समावेशों का देश है। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो अब देखते हैं। तो पहली श्रेणियों के ग्रंथों का काल निर्णय करना उपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई है, यानी कि अनेक ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई है। दूसरी श्रेणियों की कृतियां मौखिक रूप से कही गई या सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं है किया गया जा सकता। वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव उपेक्षाकृत कम था। तो कैसा था, तो उपेक्षाकृत कम था। तो अब आपके विचार से द्वितीय श्रेणी की कृतियां लिखित रूप में क्यों नहीं रखी जाती थी। तो देखिए, तो जैसा कि हमने देखा कि अक्सर जो पांडुलिपियां यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट मिली है
तो वो राजाओं की ही मिली है, यानी कि कुछ राजाओं और कुछ शासकों और कुछ शाही परिवारों की ही मिली है। परंतु उस समय जैसा कि हमने देखा भी था कि किसी भी पशुपालक या किसी भी आम व्यक्ति की जीवन से जुड़ी हुई बातों का वर्णन हम लोगों को कम ही देखने को मिलता है। परंतु जो शाही घराने के होते थे, राजा होते थे, शासक होते थे, सुल्तान होते थे, तो इनके जीवन के बारे में हमें काफी कुछ जानने को मिलता है। तो यही कारण था। ऑलराइट, तो अब देखिए ये चित्र भी। तो सबसे पहली बंगाली रामायण के तालपत्र की पांडुलिपि का एक पृष्ठ, तो अब ये देखिए, तो ये तालपत्र पर लिखी सबसे पहली रामायण का एक पृष्ठ है। तो आप देख ही सकते हैं कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट भाषा ये लिखी हुई है, जिसको समझना एक तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में तो हिंदी भाषा ही बोली जाती है अधिकतम, या ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश भाषा ही बोली जाती है। तो केवल 2 भाषाओं का ही प्रचलन है। परंतु उस समय ये कौन सी भाषा में लिखी है? तो बंगाली भाषा में। अगर ये बंगाली भाषा, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर बंगाल का होता तो इसे आसानी से समझ सकता था, क्योंकि ये काफी मिलती जुलती है बंगाली भाषा से। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए पीर और मंदिर। तो 16वीं शताब्दी में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कुछ उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल की जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। ज्यों-ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए, वे जंगल को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। सने सने स्थापित मछुआ तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग, जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। तो अक्सर जो जनजातीय थे वो किसानों के समुदाय में धीरे धीरे मिल गए थे। अब देखिए, तो पीर किसे कहा गया है? तो फारसी भाषा का एक शब्द है, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं, तो जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। तो यानी कि पीर का उस समय क्या होता था कि एक धर्म के रास्ते पर मार्गदर्शन करना ही उसे पीर कहा जाता था। तो उसे पीर की उपाधि जब दी जाती थी, यानी कि मान लीजिए कि कोई भला व्यक्ति है और वो धर्म के रास्ते पर उसे ले जाने की या सही रास्ते पर ले जाने की अगर उसे कोशिश करता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी फैमिली वाले और समाज के जो लोग होते हैं तो मिलकर उसे एक पीर की संज्ञा दे देते थे उस समय, जैसा कि अब हम आगे भी देखेंगे। तो इन्हीं दिनों बंगाल में मुगलों का उस समय नियंत्रण स्थापित हो गया था, जैसा कि हमने पढ़ा। तो जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। तो कहां पर उन्होंने, जब मुगलों का जो था वो नियंत्रण स्थापित हुआ, तो फिर उन्होंने डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में कहां पर की थी? ढाका नगर में अपनी राजधानी को स्थापित किया था। फिर अधिकारियों और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बनाने लेते थे। तो जैसे कि हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, तो जब मुगल साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार हो रहा था, तो उन्होंने सबसे ज्यादा यही चीजें की थी। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुब मीनार की जो थी वो उसने नींव रखी थी। ठीक, इल्तुमिश ने क्या किया था? फिर कुतुब मीनार के निर्माण को जो था वो पूरा कराया था। और फिर अकबर ने कई सारे निर्माणों को कराया। फिर शाहजहां ने काफी ज्यादा फेमस जो है हमारी ताजमहल, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करा। तो इसी तरीके से जो था वो विस्तार अपना किया करते थे। तो वो जहां पर भी, मुगलों की सबसे खास बात यही रहती थी, वो जहां पर भी शासन किया करते थे तो वहीं पर ही मस्जिद और अपने उससे जुड़ी हुई, यानी कि अपने धर्म से जुड़ी हुई वो चीजों को बनाया करते थे। इसी तरीके के कुछ अंग्रेज थे, जहां पर भी अंग्रेज शासन किया करते थे वो ऐसी ही बिल्डिंग्स बनाते थे। और अपनी सबसे बेसिकली बात आपके लिए ये जानने की जरूरी है, अंग्रेजों ने ये मान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड पर ही राज किया, और जहां जहां इन्होंने राज किया वहां वहां पर अपनी भाषा को इन्होंने छोड़ा, यानी कि भाषा और कुछ प्रतिशत संस्कृति। तो आप जैसा कि वर्तमान में भी देखते होंगे कि भारत एक सांस्कृतिक देश है, परंतु ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो वेस्टर्न कल्चर में पूरी तरीके से बदलता भी जा रहा है। तो वेस्टर्न कल्चर को काफी ज्यादा जो है आज मान्यता दी जाती है अपनी संस्कृतियों को भूलकर। तो चलिए वो तो एक खैर अलग मैटर है, परंतु हम जैसे अपने कंटिन्यू आते हैं। तो देखिए, तो मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम कर आती थी। तो प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे।
ये सुख सुविधा तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं को प्रदान की जाती थी। ये नेता शिक्षक और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझाया जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहते थे। तो देखिए, तो पीर किन्हें कहा जाता था, यानी कि जो धर्म के रास्ते पर इन्हें अग्रसर करता था तो उन्हें पीर कह दिया जाता था। और यानी कि शिक्षक होते थे तो वही चीज हो गई एक, यानी कि मान लीजिए कि कोई आपके परिवार या कुल में ही अगर बड़ा है, अगर वो आपको एक तरीके से अच्छी बातें सिखाता है तो आप उसको एक तरीके से सम्मान भी देंगे और उसके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश भी करेंगे। तो उसी चीज को ये पीर कह देते थे, क्योंकि पीर एक फारसी भाषा का शब्द है। तो अब इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभवी, साहसी, उपनिवेशी, द्वितीय प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थी। पीरों की पूजा पद्धति बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई गई, यानी कि सबसे अधिक। तो देखिए, तो जीववाद, यानी कि जीववाद किसे कहा गया है, तो यह मानना है कि पेड़ पौधे, जड़ वस्तुएं और प्राकृतिक घटनाएं में भी जीवात्मा है, यानी कि जिन जीवों में आत्मा होती है तो उन्हें जीवात्मा कहा जाता है। तो बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वर्षों में मंदिर बनवाने का दौर जो था जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। हमने देखा है कि अध्याय 2 और 5 में हमने देखा था कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनवाते थे जो शक्तिशाली बने रहे थे। वे उनके माध्यम से अपनी शक्ति और भावित्व का प्रदर्शन करना चाहते थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, यानी कि तेली, कंसारी, यानी कि घंटा धातु के कारीगर आदि के आर्थिक अवसर पैदा हुए और उन सामाजिक समूहों में संबंधित अनेक परिवारों में इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोग की और सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को घोषणा कर दी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ी में पूजा करते थे को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई और उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। तो जैसे कि आप चित्र 11 और 12 में देख रहे होंगे, तो देखिए, तो चित्र 11 में आप देख पा रहे होंगे एक 2 चाला छप्परदार झोपड़ी है और चित्र 12 में एक 4 चालादार छप्पर है। तो 2 चालादार इस तरीके की छप्पर को कहा जाता है और 4 चाला यानी कि ऊपर की ओर इस तरीके से ट्रायंगल रूप में, यानी कि जो इस तरीके से होता है ऊपर की ओर, तो इसे 4 चालादार, इसे मंदिर कहा जाता है। तो अब देखते हैं इसके बारे में क्या बताया गया है। तो इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ी की तरह 2 चाला यानी कि 2 छतों वाली या 4 चाला यानी कि 4 छतों वाली होती थी। तो 5वें अध्याय में वर्णित बंगाली गुंबद को याद करो। तो जैसे कि हमने देखा था, इसके कारण मंदिरों की स्थापना कला में विशिष्ट बंगाली क्षेत्र का प्रादुर्भाव हुआ। उपेक्षाकृत आर्थिक जटिल चौचाला यानी कि 4 छतों वाली ढांचों में 4 त्रिकोणीय छतें या 4 दीवारों भी रखी जाती थी जो ऊपर त्रियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि ट्रायंगल रूप में। तो अधिक जटिल और चौचाला यानी कि छतों पर जाती थी, तो 4 दीवारों में ये रखी जाती थी। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतर भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन उनके मंदिर की बाहरी दीवारों पर चित्रकारियां, सजावटी टाइलें और मिट्टी की पट्टियों से सजावटें जो थी उस समय हुआ करती थी। कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिर में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। तो जैसा कि अब देखिए, तो गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक पट्टियां विष्णुपुर। तो देखिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, तो ये श्री कृष्ण की एक प्रतिमा है जिसमें श्यामपुर के यानी कि गोपियों के साथ एक तरीके से नृत्य करते हुए दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। मछली भोजन के रूप में, तो परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती है। बंगाल एक जो है वो नदिया मैदान है जहां मछली और घान की उपज बहुतायत होती है, यानी कि बहुत ज्यादा होती है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं में से गरीब बंगाली की भोजन सूची में प्रमुख स्थान प्राप्त है। तो देखिए, तो जैसे कि आप जानती होंगी कि अलग अलग राज्य के अलग अलग भोजन है। तो यानी कि जैसा कि आंध्र प्रदेश का इडली डोसा, यानी कि साउथ इंडियन फूड के बारे में आपने सुना होगा, तो इसे ही कहा जाता है साउथ इंडियन फूड।
और आपने दिल्ली में देखा होगा तो अलग खान पान है, यूपी में देखा होगा तो अलग खान पान है, यानी कि उड़ीसा में देखा होगा तो अलग खान पान है। तो इसी चीज को जो है हम संस्कृति का रूप देते हैं। तो अब देखते हैं, तो इसी तरीके से तो साहित्य में मछली का स्थान जो था वो उल्लेख मिलता है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों में दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टी लगी होती थी उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए टोकरिया में भर कर बाजार के ले जाते हुए दर्शाया गया है। ऑलराइट, तो ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, यानी कि सामिस जिसे यानी कि एक तरीके से मांस वाला। तो लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मण के लिए इसे निषेध में ढील दे दी। बृहद्रम यानी कि बृहद्रम पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है। तो देखिए ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बृहद्रम पुराण तो कहाँ की ये रचित है। तो देखिए इसका जो रचित की गई थी 13वीं शताब्दी में की गई थी और जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी। तो उस समय के ये भी पता चलता है कि उस समय जो ब्राह्मण थे वो मांस नहीं खाया करते थे, यानी कि जैसे मछली है तो एक मांसाहार में आती है, तो उस समय मांसाहार नहीं किया करते थे, परंतु धीरे धीरे से वो भी छूट दे दी गई वो क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर मांस को जो है वो छूट दे दी गई थी। तो अब देखिए, तो घरेलू उपयोग के लिए मछली तैयार करते हुए विशालक्ष्मी मंदिर में पक्की मिट्टी का एक पलक आराम बाग। तो देखिए, तो मछली को साफ करते हुए दर्शाया गया है, आप जूम करके देख सकते हैं इस चीज को। तो मछली को साफ करते हुए दर्शाया गया है मंदिरों की कलाकृतियों में। तो अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रीय राजाओं का उदय। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक सौजन्य जैसे ऑस्ट्रेलिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा और किसी भी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे, परंतु 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में भी पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानियों ने विद्यालय पुस्तकों की ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के साथ स्थान पर हंगरियन को राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया। यह और उसी प्रकार की अन्य जो है वो प्रक्रियाओं में से लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषीय समुदाय अलग राष्ट्र था। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए हुए आंदोलनों में इस भावनाओं को और अधिक बल दिया। तो देखिए, तो अलग अलग देश में भी अलग अलग भाषाओं के आधार पर जो था उनके संस्कृतियों का निर्माण हुआ। तो देखिए, इसी के साथ आज का हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। तो आज के 20 शब्द देखते हैं। तो शास्त्रीय, लघुचित्र, पीर और बोली, तो इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ा। तो आप कमेंट बॉक्स में निम्नलिखित में मेल बैठाइए। ऑलराइट, ये आप कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो आज का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है जिसका आप सभी लोगों को जो है वो आंसर देना है। सो स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आज वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से क्षेत्रीय व भारतीय संस्कृतियों पर क्या प्रभाव पड़े। तो आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का भी जवाब देना है। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।